नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नए कैबिनेट मंत्री बने तोखन साहू को लेकर, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं और प्रदेश से एक नहीं 2 मंत्री बनाए जाने थे, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या है पूरा मामला, जानते फिर करेंगे चर्चा भी। एक बार GFX के माध्यम से जान लेते हैं। तोखन की 1994 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत लोधमी ब्लॉक के सूरजपुर गांव के निर्विरोध पंच बने। फुलवारी कला से 2005 में जनपद सदस्य बने। 2012 में जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के प्रतिनिधि बने। 2013 में भाजपा के टिकट पर लोधमी विधानसभा से विधायक बने। 2014 में छत्तीसगढ़ वन्य जीव बोर्ड के सदस्य बने। 2015 में जल संसाधन विभाग के सांसदीय सचिव बने। 2015 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के सदस्य बने। 2018 में भाजपा ने लोधमी विधानसभा से हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में नवागढ़ विधानसभा के प्रभारी रहे। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण को साधने के लिए तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिलता है। इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव रहा। वहीं आपको बता दें, बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रथम मंत्रिमंडल में गठन के अंदर छत्तीसगढ़ को मौका दिया है। इससे प्रदेश में अब सभी खुश हैं। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं तो कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी सहित जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल की गठन में ही छत्तीसगढ़ को मौका दिया, छत्तीसगढ़ को अवसर दिया। माननीय श्री तोखन साहू जी को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कर शपथ लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ में खुशी का वातावरण है, माहौल है, समाज में भी खुशी है। स्वाभाविक है, कोई घर का सदस्य किसी समाज का सदस्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होता है और इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में खुशी है। चलिए, इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि काफी लंबे समय से केंद्रीय मंडल में शामिल होने की मांग थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी की बड़ी जीत दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की है। उन्हें छत्तीसगढ़ में 2 कैबिनेट मंत्री बनाने चाहिए था। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाता है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में, मोदी कैबिनेट के गठन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने 90% से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के वहां भेजा है। यदि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा इसमें योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के चुने गए सांसदों को इस प्रकार से उपेक्षित किया जाना बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का अधिकार छत्तीसगढ़ का बनता था, लेकिन एक राज्य मंत्री का झंझोना पकड़ा दिया गया। बेहद ही अत्याचार किया गया छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। इसी पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारे बिलासपुर के सांसद श्री तोखन साहू जी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया है। इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते, फिर करेंगे चर्चा भी। तो आपको बता दें कि
कांग्रेस से हमारे साथ शालिनी रामटेके जुड़ चुकी हैं, वहीं दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये सियासत चल रही है, कहा जा रहा है कि सिर्फ एक को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है सांसदों में से, बाकी को क्यों नहीं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो आप सभी को बधाई। भारत देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने एवं काम करने के लिए मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की। ये कार्यकाल छोटा मोटा कार्यकाल नहीं है, एक इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये सरकार। और बड़े गर्व का विषय है कि मोदी के पहले ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिला। साहू समाज जो बहुल्य समाज है छत्तीसगढ़ के, वहां से तोखन साहू जी को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिली। ये प्रदेश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश का व्यक्ति मोदी जी के मंत्रिमंडल, विश्व के सबसे बड़े नेता के मंत्रिमंडल में काम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ वासियों के बहुत बड़े हर्ष के विषय है। और देखिएगा आप, मैं सब हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हम ही संवारेंगे, उस सपने को साकार करेंगे। तोखन साहू जी, नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश की जनता के जो चाह है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से उनके आशा के अनुरूप उतरने जा रही है। और एक नया इतिहास रख के भारत देश में एक नए नक्शे पे भारत देश विश्व में दिखने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दे के इतिहास रचा है। और इतिहास के साक्षी आप मैं सभी हैं, ये हमारे लिए गर्व का बात है। और देखिएगा ये हैट्रिक के बाद चौथी पारी भी मोदी जी खेलने वाले हैं। और ये कांग्रेसी जो विधवा विलाप करने की आदत पड़ गई है, ये विधवा विलाप करते ही रहेंगे। और इनका काम ही क्या है, खाली बताना कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, 100 काम हुए। हमारे साथ जो है डॉक्टर संजय शेखर भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। चलिए अब हमारा सवाल जो है शालिनी रामटेके जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि किस तरीके से जो है बयानबाजी चल रही है और आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक नहीं 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, और जिस तरीके से अभी आपने सुना किस तरीके से जो है दिनेश अग्रवाल जी ने कहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? हाँ नवनीत, पहले तो नमस्कार है। और एनडीए की जो सरकार बनी है, मोदी जो सरकार बनी है, उसकी हार्दिक बधाई है दिनेश अग्रवाल जी को। और मैं ये कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ से शायद 10 सांसद चुन के आए हैं बीजेपी से, तो 10 में से कम 3 लोगों को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही शामिल होना ही चाहिए था। और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सबसे पुराने वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं, उनकी जो छवि है वो मेरे ख्याल से किसी और नेता में देखने को नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग ये कयास लगा रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी ये उम्मीद जताई जा रही थी उनके बीच में भी कि उनको इस जगह मतलब केंद्रीय में एक जगह मिलनी चाहिए थी, और शायद अभी से नहीं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। तो मोदी जी ने उनके साथ ये भेदभाव जो किया है, कल मैंने उनको ये पर्सनली ट्वीट भी किया था कि भाई हम तो आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, आप हमारे भी नेता हैं, छत्तीसगढ़ के नेता हैं, तो आपका सम्मान करना हमारा भी अधिकार है, हमारा भी दायित्व है। लेकिन अगर आपको नहीं शामिल किया गया है तो क्या ये पुरानी एक रंजिश है या फिर आपके साथ ये एक भेदभाव किया गया है? अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन हमारी जो एक कहना चाहिए एक सांत्वना उनके साथ है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 लोगों को तो ये मौका देना ही चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो है बीजेपी के साथ है। उन्होंने विधानसभा में भी उनका साथ दिया है, अब लोकसभा में भी 10-10 सांसद चुन के आए हैं, तो शायद ये भेदभाव हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए संजय शेखर जी, जिस तरीके से आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से कम 3 सांसदों को तो मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, कहीं ये नाइंसाफी तो नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ के साथ? क्या कुछ कहते हैं आपके भी समीकरण जरा बता दीजिए हमें।
देखिए, शालिनी जी को तो जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की वो परंपरा चल रही है। पहले कांग्रेस से पहले जो है अटल जी के सरकार में 3 मंत्री थे। रमेश बैस थे, उसके बाद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव थे और डॉक्टर रमन सिंह थे। उसके बाद अटल जी की सरकार जाने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने एक राज्यसभा एक सदस्य को जो है वो जगह दी अपने मंत्रिमंडल में, वो भी राज्य मंत्री के रूप में। तो वही परंपरा आगे भी मोदी जी ने उसको निभाया है। हाँ, ये जरूर अच्छा होता, ये बेहतर होता कि उस परंपरा से हट करके मोदी जी अगर 2 लोगों को यहाँ से जगह देते तो बेहतर होता, या कम से कम एक कैबिनेट मंत्री बनाते तो बेहतर होता। लेकिन राज्य बनने के बाद से लगातार यहाँ पर राज्य मंत्री ही बनाए जाते रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। तो ये अगर इस आधार पर कांग्रेस पार्टी आलोचना करे तो ये आलोचना उचित इसलिए नहीं होती है क्योंकि कांग्रेस ने भी वही किया था। हाँ, उम्मीद जरूर की जानी चाहिए और ये बेहतर होता छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी जाती है तो पूरे देश का समीकरण ध्यान में रखा जाता है। पूरे देश का न केवल सामाजिक राजनीतिक समीकरण बल्कि क्षेत्रीय जो संतुलन होता है उसका भी ध्यान रखा जाता है, जातीय संतुलन होता है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इस सारे समीकरण को साधते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जिस तरीके से एक एक सांसद को राज्य मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ से लिया जाता रहा है, वही स्थिति इस बार भी रही और एक व्यक्ति को यहाँ से राज्य मंत्री के रूप में लिया गया है। वो एक टोकन है दरअसल। राज्य मंत्री की भूमिका होती क्या है? राज्य मंत्री की भूमिका बहुत ज्यादा कुछ होती नहीं है सरकार में। वो कैबिनेट का हिस्सा एक तरीके से होते भी नहीं है क्योंकि कैबिनेट की बैठक में वो शामिल भी नहीं हो पाएंगे। वो किसी मंत्री के साथ उनको जोड़ दिया जाएगा और उनको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, उनको बंगले मिल जाएंगे, उनको अधिकारी मिल जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है, फाइलें तक उनके पास नहीं आती है। तो एक टोकन है कि आपको हमने पूरी तरीके से उपेक्षित नहीं किया, आपका ध्यान है हमको और आपका प्रतिनिधित्व है सरकार में, बस इतनी सी बात है। और प्रोटोकॉल रहेगा, कहीं मुलाकात होगी, कहीं वो मंत्रालय में बैठेंगे, जो भी मंत्रालय उनको आवंटित किया जाएगा वहां पर। बाकी एमओएस की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है, ऐसी स्थिति है नहीं। जी चलिए दिनेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने सुना और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ को उपेक्षित रखा गया है और बृजमोहन अग्रवाल को जो है कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी शालिनी बहन को धन्यवाद जो हमारे सांसदों को इतना वरिष्ठ समझती है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनभिज्ञ है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मोदी जी का अनुयायी है और मोदी जी के नक्शे कदम से चलने वाला है। जिस हिसाब से हमारा देश का प्रधानमंत्री काम करता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता काम करता है। और रही बात मंत्रिमंडल में, तो आपको बता देना चाहूंगा, मंत्रिमंडल में तो इन्होंने भी जगह दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनवा पाए। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ मिला है, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो, एम्स हो, DD2 हो, चाहे HNUL IIT हो, चाहे कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और ये गर्व का विषय है। और आप के भी देखेंगे छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से मोदी जी देंगे और आप मैं सब देखेंगे जिस हिसाब से चमचमाती सड़कें दिख रही है इनके राज्य में, तो सड़कें ही पता नहीं चलती थी, खेत बन गए थे सड़क। उस विकास की राजनीति मोदी जी करते हैं, उस विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है
और कांग्रेस तो बोलेगी पूरे के पूरे मंत्री बना देने चाहिए, लेकिन बायत में मेरी बहन को अनभिज्ञ भारत देश से मंत्री बनते, किसी प्रदेश से पूरे मंत्री नहीं बनाए जाते। भौगोलिक समीकरण देखना पड़ता है, जातिगत समीकरण देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको देखना पड़ता है। इनको तो राजनीति करने भी नहीं आती, इनको तो यही नहीं पता, इनके हिसाब से तो 11 के 11 यहीं पे मंत्री बना दे, ऐसी इनकी महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैठे भी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी बहन को बता देना चाहूंगा कि भारत देश है बहन, यहाँ हर प्रांत के लोगों को मंत्रिमंडल में लेना होता है, क्योंकि भारत हर प्रांत से बन के भारत बनता है। इसलिए भारत देश से हर प्रांत के लोगों को मिला करके एक कैबिनेट बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, क्योंकि सबकी आवाज और सबके मंत्रालय की आवाज, उनकी जनता की आवाज को पहुंचाने वाला एक मंत्री दिया जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। चलिए, बिल्कुल शालिनी जी, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि राजनीति करने का भी ज्ञान नहीं है कांग्रेस को, इसलिए विपक्ष में बैठे हुए, क्या कहेंगे इस पर? जल्दी से जवाब दे दीजिए। भाई, विपक्ष वालों को तो गर्व होना चाहिए कि सबसे मजबूत विपक्ष मिला है उनको। अब तो शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही क्या भारत में सबसे मजबूत विपक्ष हो गया है कांग्रेस, है ना? तो उनको गर्व होना चाहिए। अब मजबूती के साथ टक्कर देंगे आपको दिनेश जी। और रही बात आपने जो कहा कि राजनीति करना नहीं आता, तो 70 सालों तक कांग्रेस थी और आप विपक्ष में थे, ठीक है? और अब आपके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं वो देखने को मिलेगा। हम तो आपके साथ हैं भाई, हमारी तो सांत्वना आपके साथ है। हम तो चाह रहे थे कि आपके नेताओं को जगह मिले मंत्रिमंडल में, पर आपने तो एक लंबा चौड़ा सा भाषण देके उन नेताओं का जो कद था, जो मैंने बढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, उनको आपने कम कर दिया अपने ही द्वारा भाषण देके। तो इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, ये आपके शायद आप ही के नेताओं की उपेक्षाएं हो रही हैं। हम तो उनको बढ़ाने का कार्य कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं 3 लोगों को शामिल किया जाता। तो आप ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले भी बना है तो कांग्रेस वालों ने एक ही दिया था, तो मतलब आप कांग्रेस वालों को फॉलो कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? आप कांग्रेस वालों को फॉलो मत कीजिए, आप अपने नियम के अनुसार चलिए ना। हम तो कह रहे थे कि जो वरिष्ठ हैं उनको एक वर्चस्व वाला पद देना चाहिए था। और जैसे कि तोखन साहू जी को राज्य वाला जो पद दे दिया गया है, एक होता है ना कि बच्चे पास तो हो गए हैं, ना ही सप्लीमेंट्री आए हैं ना फेल हो गए, पास तो हो गए उनको, तो वही वो दर्जा उनको केंद्र में मिला है कि एक पद दे दिया गया है राज्य का। उनको किसी चीज में, किसी विभाग में सिर्फ ये गिनती होगी कि छत्तीसगढ़ से एक नेता शामिल हो गए हैं और कुछ भी नहीं है, और उनका कोई पद, बस एक मान्यता वाला पद बरकरार रहेगा। चलिए ठीक है, संजय जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बृजमोहन अग्रवाल जी की अब आगे क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो है तोखम साहू को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। देखिए, बृजमोहन जी की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, बृजमोहन जी ने अपना कद आज तक जो भी है वो खुद की मेहनत से बनाया है, और उनका मेहनत और उनकी कार्य करने की शैली, उनकी राजनीति करने की शैली वो सबसे जुदा है। और आप देखिए, ठीक है, लोगों को लग रहा होगा कि बृजमोहन जी खत्म हो रहे हैं, लेकिन बृजमोहन जी उस तासीर के है नहीं। बृजमोहन जी अपनी जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है बना देंगे, और अगर वो कुछ ना भी है तो भी उनकी अपनी उपस्थिति ही, उनका कद ही इतना बड़ा है कि वो एक सामान्य राज्य मंत्री से बड़ा रुतबा उनका यूं ही रहता है। पिछले 5 साल में जब छत्तीसगढ़ सरकार में भारतीय। चलिए, संजय जी से हमारा संपर्क जो है नहीं हो पाया है। अब आएंगे दिनेश अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि सांसदों को उपेक्षित रखा गया छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? सबसे पहले तो मैं शालिनी बहन का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा नेता, तो नेता आपकी पार्टी में होते हैं, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं। नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता हैं। नेता तो आप बनाते हैं, हम कार्यकर्ता बनाते हैं। काम करने वाले को कार्यकर्ता बोलते हैं, गद्दी में बैठने वाले को नेता बनते हैं। आपकी पार्टी में नेता बनते हैं। शालिनी बहन, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और रही बात, आप बोलते हैं 2 मंत्री बनना चाहिए, 20 मंत्री बनना चाहिए,
मैं थोड़ा सा बता दूं पिछले कार्यकाल में आपने क्या किया। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को फॉलो नहीं करती, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करने लग गई है। और तीसरी बात आपको बता दूंगा, आपने जवाब दिया, आपने बोला था। ठीक है दिनेश जी, चलिए बिल्कुल हमारे साथ संजय शेखर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे पहले सवाल का जवाब लेते हैं, फिर आना चाहेंगे आपके पास। जी संजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, मैं बृजमोहन जी के बारे में कह रहा था। बृजमोहन जी का कद ऐसा है और उनके अब तक की राजनीति ऐसी रही है कि वो एक मुँह से ज्यादा खुद अपना व्यक्तित्व रखते हैं। वो उनके पास कुछ भी नहीं भी है तो भी वो जहाँ खड़े हो जाते हैं तो उनका अपना एक जलवा रहता है। और पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद उनका जलवा बरकरार रहा और उनका जलवा बरकरार रहेगा। और वो इसलिए नहीं क्योंकि उनका व्यवहार है, उनका व्यवहार तमाम मतदाताओं से, तमाम लोगों से, तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जिस क्षेत्र में बात करें उस क्षेत्र के लोगों के साथ उनका अपना एक व्यक्तिगत संबंध है। और उस व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही वो लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जमाने में वो मंत्री हुआ करते थे, फिर छत्तीसगढ़ के 15 साल की सरकार में लगातार मंत्री थे और अभी मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार में भी वो सीनियर मिनिस्टर थे। लेकिन क्या होता है कि राजनीति में सब दिन एक सब तरह का नहीं होता है। अभी हो सकता है कि किसी समीकरण में वो फिट नहीं बैठे हों, इसलिए उनको लोगों को लग रहा है कि उनको निपटा दिया गया है। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं है। राजनीति में हो सकता है कि कई बार लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद एक नई संभावनाओं का जन्म होता है। जिस समय आदिवासी दिवस के दिन जब विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था तो तमाम जगह खूब आलोचनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन उसी विष्णुदेव साय को फिर से एकदम नेपथ्य से उठा करके और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संभव है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के जो दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, उनकी प्रबंधन क्षमता है, प्रबंधन क्षमता छत्तीसगढ़ में उनकी जो चुनावी मैनेजमेंट की प्रबंधन क्षमता है, वैसी क्षमता किसी के पास नहीं है। उड़ीसा में जाकर के नवीन पटनायक को हरा करके आ जाते हैं। नवीन पटनायक के सीट पे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से नवीन पटनायक को उन्होंने हराया है। तो संभव है कि पार्टी उनका जो है अभी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हैं, फिर संगठन का विस्तार होना है, तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उनको संगठनात्मक रूप से, चूंकि चुनाव प्रबंधन में वो माहिर माने जाते हैं, तो हो सकता है कि उस रूप में उनका इस्तेमाल करना चाह रही हो और आने वाले दिनों में संगठन में महत्वपूर्ण पद उनको दिए जाएं। तो बृजमोहन जी हैं और अभी काफी एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव का और चुनावी प्रबंधन की उनकी जो अपनी विशिष्ट योग्यता है उसका लाभ कहीं न कहीं जरूर लेंगी। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ जो है शालिनी जी भी जुड़ी है। शालिनी जी, जिस तरीके से अभी आपने दिनेश जी को सुना कि कांग्रेस जो है नेता बनाती है, नेता खड़े करती है और भाजपा जो है कार्यकर्ता बनाती है, कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करता है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? दिनेश जी ने इससे पहले भी मैं इनके साथ डिबेट में बैठी हूँ, यही कहते थे कि हमारे नेता, आज ये कार्यकर्ताओं पे आ गए हैं। जब चुनाव होता है तो ये नेता करते हैं, जब चुनाव जीत के आते हैं तो कार्यकर्ता करते हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, हम अपना काम करते हैं। किसी भी आप वरिष्ठ नेताओं को भी सुनेंगे ना तो वो कहेंगे कि मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नेता हैं। हम ये नहीं बोलते, जैसे दिनेश जी ने कहा कि हम नेता खड़ा, आप लोग नेता खड़ा करते हैं, हम नेता खड़ा नहीं करते हैं सर। हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। और हम तो आप ही के पक्ष में, आप ही के बीजेपी के पक्ष में सपोर्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बृजमोहन जी को जगह मिलनी चाहिए थी। बृजमोहन जी वो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, उनसे आप मिलेंगे ना कभी भी वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो इतने मतलब हंसमुख स्वभाव के हैं, आप कभी मिल लीजिए उनसे, वो ये नहीं कहेंगे कि ये इस पार्टी का है या उस पार्टी के है। बहुत अच्छे से मिलते हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो इसलिए हम चाहते थे कि उनको एक मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, शायद 8 बार के विधायक रहे ना, तो हम ये चाह रहे थे
चलिए दिनेश जी, जल्दी से अपनी जो है सवाल का जवाब दे दीजिए। शाली बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यकर्ता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो मैं तो शुरू से ही तारीफ कर रही हूँ कि वो एक दावा देता है, उनको जगह मिलनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा दिनेश जी, मैं तो उन्हीं का सपोर्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले उन्हीं को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बीजेपी में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है वो, तो उनको केंद्रीय में एक जगह तो मिलनी ही चाहिए थी। अब उनकी अवहेलना हुई है तो आप ही बताएंगे कि क्यों हुई है उनकी अवहेलना। राजनीतिक दल में उनके दोस्त हैं और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो सबके पिछली सरकार में भूपेश बघेल उनके सबसे प्रिय मित्र माने जाते थे और उसके कारण उनकी आलोचना होती थी कि ब्रिजमोहन जी के बड़े प्रिय मित्र हैं भूपेश बघेल। तो उनके सभी राजनीतिक दलों में बहुत चाहने वाले हैं और इसके ये बहुत खराब बात नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ शेखर जी कि वो एक मिलनसार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं वो, तो उनको एक जगह तो मिलनी ही चाहिए थी। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बिल्कुल हमारे साथ संजय जी चलते चलते आपसे जल्दी से एक सवाल का जवाब ले लेते। क्या कुछ लगता है आखिर ब्रिजमोहन अग्रवाल को आगे क्या कुछ उनकी भूमिका रहेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्रिजमोहन जी की क्षमता का उपयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी और अगर नहीं करेगी तो ये मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो चुनाव प्रबंधन के माहिर माने जाते हैं। कहीं भी डैमेज कंट्रोल होता है तो वहां पर वो जाकर के सबसे पहले उसको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति होते हैं। रेस्क्यू मैनेजमेंट के जो है वो माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और संबंधों को बनाकर चलने वाले नेता है। उनका अपना विशिष्ट जनाधार है, न केवल रायपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर भी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में संगठन भारतीय जनता पार्टी का नए सिरे से गढ़ा जाएगा, क्योंकि 30 जून को जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म होना है, नए अध्यक्ष आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में इनको ब्रिजमोहन अग्रवाल को कोई जगह मिले और भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में उनका उपयोग करती रही है कहीं विशिष्ट स्थानों पर, जैसे अभी उड़ीसा के चुनाव में इनका उपयोग किया और वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया। नवीन पटनायक को एक सीट से उन्होंने हराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में पूरे देश में इनकी योग्यता का, इनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव का, इनके चुनावी प्रबंधन का लाभ भारतीय जनता पार्टी लेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा आखिर क्या कुछ होता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में ये राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर बात कर ली जाए तो ब्रिजमोहन अग्रवाल को लेकर भी पार्टी जो है बड़े निर्णय ले सकते हैं, उन्हें कहीं जो अच्छी जगह स्थान मिल सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।